नमस्कार मित्रों, गुलचक्र की YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। इंडियन पॉलिटी का क्लास बाबू रेगुलर चल रहा है। मेरा आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि जाकर के प्लेलिस्ट में क्लास पड़ा हुआ है। दो प्रकार की प्लेलिस्ट हमने पॉलिटी से संबंधित क्रिएट की है। एक तो आपकी प्रैक्टिस चल रही है, प्रैक्टिस इन द सेंस जो नवीन सर आपको पढ़ा रहे हैं, जो सर आपको पढ़ा रहे हैं, चाहे वो संवैधानिक विकास हो उसकी प्रैक्टिस कराई गई, संविधान सभा पढ़ाया गया उसकी प्रैक्टिस कराएगी, संघ राज क्षेत्र पढ़ाया गया उसकी प्रैक्टिस कराएगी, प्रेम्बल ऑफ इंडिया पढ़ाया गया उसकी प्रैक्टिस कराएगी। मतलब कि जितने टॉपिक आपको डिटेल से पढ़ाए जा रहे हैं उसकी प्रैक्टिस भी आपको कराई जा रही है। यह दिखाया जा रहा है कि भैया जो आपको टीचर पढ़ा रहा है, चाहे वो संघीय राज्य क्षेत्र पढ़ाया हो या फिर संविधान की प्रस्तावना पढ़ाया हो या फिर जो है आपको कोई भी टॉपिक पढ़ाया हो, दिखाया है कि कहां से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं और किन किन नेचर के क्वेश्चन आए हुए हैं, किन किन एग्जामों में, चाहे वो आईएएस का क्वेश्चन हो, पीसीएस का क्वेश्चन हो, आरओ का क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो। तो एक डिटेल से आपका टॉपिक चल रहा है और दूसरा उस डिटेलिंग पर आधारित जो प्रैक्टिस कराई जा रही है, मतलब कि पीवाई को सॉल्व कराया जा रहा है, उसको भी जरूर देखें आप। तो खैर, संघ एवं राज्य क्षेत्र आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद का जो आपका टॉपिक आने वाला है वो कौन सा आने वाला है? नागरिकता। तो वो आप एक नए पेज से हेडिंग आप डालें, नागरिकता। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से एक ना एक क्वेश्चन आपसे पूछता ही पूछता है। वैसे भी नागरिकता तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है भाई, एसआईआर की प्रक्रिया और उसका विवाद जो है आपने देखा ही। चुनाव आयोग को लेकर के, नागरिकता को लेकर के विवाद आप देख ही रहे हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने तो कह दिया, आपके पास एक व्यक्ति ने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए, मतलब कि जो है वो वोटर आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ससुरा सब जमा कर दिया, लेकिन उसके बावजूद जो है कोलकाता हाईकोर्ट कह रहा है कि आपकी नागरिकता के प्रमाण को ये सिद्ध नहीं करता। अब समझिए कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा हो कि पासपोर्ट जो है, मतलब कि जो इंडियन पासपोर्ट है, वो पासपोर्ट आपकी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। तो दुर्भाग्य की बात है कि हम करें क्या, किसको हम नागरिक माने, कौन सा हम डॉक्यूमेंट्स वो आपको दिखा दें कि हमको आप जो है नागरिक मान लें देश का, है ना। तो इस कारण, और इसके अलावा एनपीआर का मुद्दा अभी बहुत ज्यादा हावी था, एनआरसी का मुद्दा असम में था। तो कई ऐसे इशू हैं अभी जो जनगणना कराई जा रही है उसमें एनपीआर, एनआरसी वगैरह को लेकर के बार बार जो है नागरिकता को लेकर के प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। तो सारा कुछ जो है हम लोग समझेंगे नागरिकता, इसलिए मैं कह रहा हूं कि पूरा डिटेल से आपका चलेगा। खैर समझिए, थोड़ा सा एक ड्राफ्टिंग यहां पर करते हैं, मजेदार ड्राफ्टिंग होगी। कौन सी ड्राफ्टिंग? तो अगर मैं कहूं कि साहब इसके जो है थोड़ा सा संवैधानिक प्रावधान की बात कर लीजिए, है ना, कि ए नागरिकता संविधान में, संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? क्या नागरिकता संविधान के किस भाग में है? तो आपने बताना है कि साहब संविधान का जो भाग 2 है वहां पर नागरिकता का उल्लेख किया गया है। ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन आया था। मैं सच कहूं तो मेरा क्वेश्चन नहीं हो पाया था, गलत मैंने करके आया, ठीक है ना। बहुत पहले की बात है, जब मैं नई नई तैयारी करने आया था इलाहाबाद। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन मैं गलत किया हूं, है ना। और फिर सौभाग्य इस बात का कि मैं पॉलिटी इतना ज्यादा पढ़ा कि आज आपको पढ़ा भी रहा हूं, ठीक है। खैर, संविधान के भाग 2 में, और फिर अगर मैं पूछूं कि संविधान के किन अनुच्छेदों में इसका जिक्र है नागरिकता का, तो आपने बताना है कि साहब ए अनुच्छेद 5 से लेकर के, अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक इसका उल्लेख किया गया है। 5 से लेकर के 11 तक, इतनी बातें क्लियर? यहां तक किसी प्रकार की समस्या नहीं ना। अब समझिए जरा, भारत में जो नागरिकता का स्वरूप है, नागरिकता का क्या स्वरूप, वो आपको बताना है कि साहब जो भारत में नागरिकता का स्वरूप है ना, वो एकल नागरिकता का स्वरूप है। कैसा बाबू? आपने बताना है कि वो एकल नागरिकता का स्वरूप है, ठीक है ना। अब एक चीज और समझिए जरा, एकल नागरिकता, अभी हम सारा चीज क्लियर करेंगे। मतलब कि वी आर इंडियन सिटीजन्स, हम केवल भारतीय नागरिक हैं, हम उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं हैं, हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, लेकिन जो नागरिकता हमारी है पूरे राष्ट्रीय स्तर की है, पूरे देश स्तर की है। तो केवल हम सब कौन से नागरिक हैं? भारतीय नागरिक हैं। लेकिन आप अमेरिका में जाओगे तो अमेरिका में जैसे यहां पर 28 राज्य है ना, वैसे वहां पर 50 राज्य हैं। 50 राज्यों की नागरिकता अलग है और अमेरिका की नागरिकता अलग है। मतलब कि वहां पर दोहरी नागरिकता है। जैसे आप स्विट्जरलैंड जाओगे तो वहां पर प्रांतों की अलग नागरिकता, राष्ट्र की अलग नागरिकता, दोहरी नागरिकता। लेकिन आप इंडिया में जब जाओगे, आप इंडिया में रह रहे हो ना, तो इंडिया की केवल एक ही नागरिकता है, एकल नागरिकता है। यहां पर केवल आपके भारत की नागरिकता है। इतनी बातें क्लियर? अभी समझना जरा, इसका स्वरूप कैसा है? एकल नागरिकता का है। अगर मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं कि साहब इस नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार किसका है ना, इस पर कानून बनाने का अधिकार किसका है, तो आप क्या बताओगे? कानून बनाने का अधिकार, बनाने का
अधिकार किसका है? तो आपने बताना है कि साहब संसद का अधिकार है। किसका बाबू? आप बताओगे कि साहब इस पर संसद का अधिकार है। और ये बात हमको कहां से पता चलती है? ये बात आपको अनुच्छेद 10 और अनुच्छेद 11 के माध्यम से पता चलती है। लेकिन स्पष्ट तौर पर कहा जाता है कि संविधान नागरिकता से संबंधित कोई भी विधि बनाने का अधिकार जो देता है वो किसको देता है? संसद को देता है। मतलब कि नागरिकता की प्राप्ति और नागरिकता की समाप्ति से संबंधित कानून का निर्माण करने का अधिकार किसका होगा? वो संसद का होगा। ये बात आपको कहां से पता चलती है? तो ये बात आपने बताना कि साहब ये अनुच्छेद 11 के माध्यम से पता चलती है। ठीक ना? इतनी बातें क्लियर? मुझे उम्मीद है कि किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं होगी। ठीक है ना? इसके बाद हम लोग एक अधिनियम पढ़ेंगे। अच्छा, नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार अगर संसद का है तो बार बार जब भी नागरिकता से संबंधित विवाद उत्पन्न होगा तो उस पर कानून बनाने का अधिकार चूंकि संसद का है तो संसद कानून बनाएगी। और संसद ने एक कानून बनाया जिसका नाम है नागरिकता अधिनियम 1955। क्या नाम है? नागरिकता अधिनियम 1955। बहुत इंपॉर्टेंट है अधिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट। नागरिकता अधिनियम 1955। और इस नागरिकता अधिनियम 1955 के माध्यम से पता चलता है कि नागरिकता की समाप्ति कैसे होगी और नागरिकता की प्राप्ति कैसे होगी। तो यहां पर लिखना जरा, नागरिकता की प्राप्ति और नागरिकता की समाप्ति, इन दोनों संबंधित जो कंटेंट आपको मिलेंगे वो कहां मिलेंगे? इसी एक्ट में आपको 1955 वाले एक्ट में मिलेंगे। ठीक ना? मतलब कि सिटीजनशिप एक्ट 1955, यहां से आपको पता चलेगा कि नागरिकता की समाप्ति कैसे हो सकती है और नागरिकता की प्राप्ति कैसे हो सकती है। अच्छा, एक चीज आपको बताऊं कि अपना जो प्यारा सा संविधान है, इस संविधान नागरिकता पर कोई स्थायी उपबंध नहीं करता। एक केवल संविधान के लागू होने तक नागरिकता के संबंधित प्रावधान करता है। बाकी ये संसद पर छोड़ दिया है। और कहा संसद से कि जब भी नागरिकता से संबंधित कोई बात हो तो आप क्या करें? उस पर डिसीजन लें, उस पर कानून निर्माण का काम करें। तो यहां पर एक चीज लिखना जरा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और वो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको क्या लिखना है कि संविधान में नागरिकता से संबंधित कोई स्थायी उपबंध नहीं किया गया है। स्थायी उपबंध नहीं किया गया है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि संविधान जो है, अपना प्यारा सा संविधान, यह है संविधान के, लिखना जरा, संविधान के लागू होने के समय तक नागरिकता का प्रावधान करता है। ठीक है ना? बाकी ये जो है किसके ऊपर छोड़ा गया है? इस संविधान किसके ऊपर छोड़ा हुआ है? संसद के ऊपर छोड़ा हुआ है कि बाद में जब भी नागरिकता से संबंधित कोई बात होगी तो आप कानून का निर्माण करिएगा। इतनी बातें क्लियर? यहां तक किसी प्रकार का दुख दर्द तो नहीं ना? अब समझना जरा, ये सब सारी बातें अभी हम लोग पढ़ेंगे, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, है ना? अब इसके बाद समझिएगा जरा एक चीज, हम इसमें और क्या पढ़ेंगे? पहला चीज तो ये पढ़ेंगे कि नागरिक कौन है। अगर मैं कहूं कि भाई नागरिकता हम पढ़ रहे हैं तो नागरिकता किसको कहेंगे या नागरिक कौन, तो हम पहला हेडिंग जो हमारा रहेगा उसमें पहली हेडिंग यही रहेगी कि नागरिक कौन। भाई कलकत्ता हाईकोर्ट ये बोल रहा है कि सारे डॉक्यूमेंट देने के बाद भी कि आप नागरिकता ये सिद्ध नहीं करता आपका डॉक्यूमेंट्स, ना तो आधार कार्ड, ना तो पैन कार्ड, ना तो वोटर आईडी, तो आखिर नागरिकता को कौन सिद्ध करता है? अभी भी ऑफिशियल कोई सूचना ही नहीं है। संसद की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, कम से कम एक ऐसा एकीकृत जो है डॉक्यूमेंट्स जारी करें जो नागरिकता के प्रमाण को सिद्ध कर सके। ठीक है ना? खैर, नागरिक कौन, पहला। दूसरा, हम लोग यहां पर पढ़ेंगे, ये सब सारी चीजें अभी हम पढ़ेंगे, है ना? अनुच्छेद 1 से 5 से लेकर के 11 तक पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। अभी ये आपका 3 से 4 दिन क्लास चलेगा, बहुत डिटेल से चलेगा। फिर उसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे कि भाई एनआरआई कौन होता है। कौन? एनआरआई क्या होता है? नॉन रेसिडेंस इंडियन, अनिवासी भारतीय इसको कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन है, पीआईओ कौन है। फिर उसके बाद हम लोग ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, ओसीआई कौन है, इसको पढ़ेंगे।
क्या क्या पढ़ेंगे? एनआरआई पढ़ेंगे, पीआईओ पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग समुद्र पारीय नागरिकता जिसको कहते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया क्या होता है इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। और फिर इसके बाद हम लोग एनपीआर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार चर्चा में बना रहता है। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? एनआरसी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एनआरसी, एनआरसी नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजनशिप, बहुत इंपॉर्टेंट है। असम ने जो है जारी किया पहली बार, जैसे मतलब कि किसी राज्य में घुसपैठिए ज्यादा आ गए तो उस राज्य को केंद्र सरकार यह जो है अधिकार देती है कि अपने राज्य के भीतर के निवासियों को पहचान कर सके कि कौन भारतीय है। असम ने किया पहली बार, तो उसने 48 लाख पा गई। असम सरकार ने कहा कि 45 लाख में वो बाहर से आए हैं, बांग्लादेशी और म्यांमार के लोग हैं, इसमें पाकिस्तानी घुसपैठिए हैं। लेकिन बाद में फिर से एनआरसी कराया गया तो 19 लाख लोग अवैध रूप से पाए गए, और बाद में सीएए आया तो आप जानते हैं कि बवाल लगातार बढ़ता ही गया। खैर, एनआरसी पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग एक चीज और पढ़ेंगे, सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, 2019 का जो केस है, बहुत ज्यादा अब इसको लागू कर दिया गया है, बहुत ज्यादा हो हल्ला हुआ, बहुत ज्यादा इस पर विवाद हुआ है ना, आंदोलन तक हुआ, और इतने समय भी बहुत चर्चा में रहता है, इसको लेकर के पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद लास्ट में हम लोग एसआईआर की प्रक्रिया पढ़ेंगे, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया, और इसके जो है विवाद, कारण इत्यादि को सारा कुछ जो है पूरा, इसके कारक, इसके कारण, और इसका विवाद, और इसके प्रावधान, सब कुछ इसके बारे में हम लोग जानकारी रखेंगे। तो तब जाकर के आपका नागरिकता वाला जो टॉपिक है ना वो पूरा डिटेल से खत्म होगा। तो एक काम करिए जरा, पहले तो नागरिकता हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो एक हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, हेडिंग डालेंगे कि नागरिक कौन है ना। फिर उसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे। लिखिएगा जरा, नागरिक कौन, नागरिक कौन। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई नागरिक कौन है, तो इस ग्लोबलाइजेशन के जमाने में, इस वैश्वीकरण के जमाने में आप जानते हैं कि कहीं इंडिया में पाकिस्तान के लोग भी हैं। समझिएगा जरा, पाकिस्तान से इतने समय संबंध बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। तो इंडिया में अमेरिका के लोग भी हैं, बांग्लादेश के भी लोग हैं, आपको जो है यूरोप के, ब्रिटेन के कई लोग जो है भारत में निवास करते हुए मिल जाएंगे, काम करते हुए मिल जाएंगे। ऐसे भारतीय हैं, आप जाओगे तो ईरान में मिल जाएंगे, अमेरिका में मिल जाएंगे, रूस में मिल जाएंगे, चाइना में मिल जाएंगे, हर जगह आपको मिलेंगे। तो ग्लोबलाइजेशन का ये जमाना है, वैश्वीकरण का ये जमाना है ना। तो यहां पर चूंकि इकोनॉमी जो है वो इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी है, हर देश की अर्थव्यवस्था एक दूसरे की अर्थव्यवस्था से अटैच्ड है पूरी तरह, हर व्यक्ति एक दूसरे देश से अटैच्ड है। तो ऐसे में उनका आना जाना, पर्यटन की सुविधा, व्यापार के पर्पज से या फिर जो है घूमने के पर्पज से, किसी भी पर्पज से लोग आते जाते रहते हैं, या काम के पर्पज से, जॉब के पर्पज से, कल्चर एजुकेशन के पर्पज से, कई पर्पज से लोग जाते हैं। तो अगर मैं कहूं कि किसी देश के भीतर, देश के भीतर व्यक्ति निवास करते हैं, क्या निवास करते हैं? व्यक्ति निवास करते हैं, और इन व्यक्तियों में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको हम देश का नागरिक कहते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको हम विदेशी कहते हैं। तो इसमें एक तो आपको पर्सनालिटी ऐसे मिलेगी जो नागरिक होंगे, जो क्या होंगे? नागरिक होंगे, और कुछ ऐसी पर्सनालिटी आपको मिलेगी जो क्या होंगे? विदेशी होंगे, जो क्या होंगे? विदेशी होंगे। इतनी बातें क्लियर? अगर मैं कहूं कि नागरिक कौन होंगे, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि साहब नागरिक कौन होंगे, तो देश के भीतर निवास करने वाले एक ऐसे व्यक्ति, या देश के भीतर निवास करने वाला ऐसा व्यक्ति जिनको जिनको सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, जिनका पासपोर्ट भारतीय हो, जिनका पासपोर्ट भारतीय हो, जो
संवैधानिक पदों पर नियुक्त किए जाने के योग्य हों, जो चुनावी प्रक्रिया में भाग ले सके एवं मतदान का अधिकार हो, मतदान का अधिकार हो। और भी लिखना जरा, इसमें मैं ये आपको बता रहा हूं कि कौन देश के नागरिक होंगे, ठीक है ना। एक एक बिंदु बहुत ईमानदारी से सुनिएगा, फिर उसके बाद देखना जरा। जो सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हों, जो भारतीय भूभाग जैसे कृषि, जो भारतीय भूभाग के कुछ हिस्सेदारी या कुछ क्षेत्रों की खरीदारी का अधिकार रखते हों, अधिकार रखते हों। और फिर समझना जरा, एक पॉइंट और है, जिन व्यक्तियों को संविधान के मूल अधिकार, संविधान के मूल अधिकार अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 प्राप्त हो, ऐसे व्यक्तियों को देश का नागरिक कहेंगे। क्या यहां तक आपको किसी प्रकार की समस्या? तो नागरिक किसको कहेंगे अभी एक बार और समझाते हैं, तब जाकर के आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। यहां पर कह रहा है कि भाई एक ऐसा व्यक्ति, जैसे हमने कहा कि आपसे एकदम सीधी सी बात, एकदम सिंपल शब्दों में अगर हम समझें कि नागरिक कौन है, तो नागरिक कौन है, पहला चीज कि हर देश के भीतर दूसरे देश के लोग भी निवास कर रहे हैं। कोई काम के पर्पज से आ रहा है, कोई जो है फैमिली के पर्पज, घूमने के पर्पज से आ रहा है, या कोई समारोह के पर्पज से आ रहा है, किसी सम्मेलन के पर्पज से, किसी भी पर्पज से। लेकिन आप देखेंगे तो भाई भारत के भीतर यहां पर आपको यूएसए का भी नागरिक मिल जाएगा, जापान का भी मिल जाएगा, चीन का भी मिल जाएगा, बांग्लादेश का भी मिल जाएगा, ब्रिटेन का भी मिल जाएगा, सारे देशों के मिल जाएंगे लगभग, ठीक है ना। तो देश के भीतर निवास करने वाला एक ऐसा व्यक्ति जिनको यहां पर कह रहा है कि जिनको सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। क्या? सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, पहला पॉइंट। एक ऐसा व्यक्ति जिनका पासपोर्ट क्या हो, भारतीय हो। एक ऐसा व्यक्ति जिनको संवैधानिक पदों पर नियुक्त किया जा सके। एक ऐसा व्यक्ति जो चुनावी प्रक्रिया में, मतलब कि सांसदीय और विधायकी और आपके ग्राम प्रधान इत्यादि का चुनाव लड़ सके, और इसके अलावा वो जो है मतदान का अधिकार रखता हो, मतलब कि वो जो जाकर के वोटिंग का अधिकार रखता हो। एक ऐसा व्यक्ति जो सरकारी योजनाओं का लाभ लेता हो।
एक ऐसा व्यक्ति जो भारतीय भूभाग के कुछ क्षेत्रों को खरीदारी कर सकता हो। मतलब कि अगर आप भारत के निवासी हैं और भारत के आप नागरिक हैं तो आपका यह राइट होगा कि किसी भी क्षेत्र में जाकर के आप उस क्षेत्र को परचेज कर सकते हैं। हालांकि रेस्ट्रिक्शन है कि जहां की राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता ना बाधित हो, जहां पर लोक व्यवस्था ना बाधित हो, कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं, लेकिन आमतौर पर आप भारत के किसी भी भूभाग में जा सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, उस क्षेत्र को खरीद सकते हैं। ठीक है ना? तो आप किसी क्षेत्र को खरीद सकते हैं। और इसके अलावा जिन व्यक्तियों को संविधान का मूल अधिकार, देखिए संविधान के कई मूल अधिकार हैं। हमारे संविधान का जो भाग 3 है, उस भाग 3 में मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है और इन मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 32(12) से लेकर के अनुच्छेद 35 तक फंडामेंटल राइट का उल्लेख किया गया है, मूल अधिकार का। इतनी बातें क्लियर। अब इसमें से कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। केवल किसको? भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। ठीक है ना? और ये भारतीय नागरिकों को कौन कौन से फंडामेंटल राइट उपलब्ध हैं जो विदेशियों को नहीं है? तो यहां पर आप देखेंगे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 एक केवल देश के नागरिकों को उपलब्ध है। तो आप बोल सकते हैं कि जिन व्यक्तियों को संविधान के मूल अधिकार अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये प्राप्त हो, ऐसे व्यक्तियों को क्या बोलेंगे? देश का नागरिक बोलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है ना? लेकिन भारत सरकार की तरफ से या संसद की तरफ से कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट्स सुनिश्चित नहीं किया गया है कि ये अगर डॉक्यूमेंट्स आप पेश कर देंगे तो आप जो है देश के नागरिक कहलाएंगे। किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स अभी नागरिकता के प्रमाण को सिद्ध नहीं करता, इसलिए सुप्रीम कोर्ट कुछ और बोलेगा और हाई कोर्ट कुछ और बोलेंगे। पटना हाई कोर्ट में, कोलकाता हाई कोर्ट में एक जो है पश्चिम बंगाल का निवासी था, अब उसको मैं निवासी बोलूंगा, नागरिक इसलिए नहीं बोलूंगा, न्यायालय की अवमानना हो जाएगी। अब वो जाता है अपने प्रमाण को लेकर के, वो वोटर आईडी लेकर के जाता है, आधार कार्ड लेकर जाता है, उसकी जमीन के कागजात रहते हैं, खतरा खतौनी लेकर के जाता है, फिर भी कोलकाता हाईकोर्ट बोलता है कि ये आपकी नागरिकता के प्रमाण को सिद्ध नहीं करता। अब बताइए, एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, एसआईआर की प्रक्रिया में आपको जो है तमाम डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की जाएगी, तो भाई आप तो जो फेल हो जाएंगे ना नागरिकता को सिद्ध करने में। मतलब जहां आपको जो है दिमाग आपका जो है देश के विकास और आपकी शिक्षा के विकास में होना चाहिए, वो दिमाग आप खपा रहे हैं कि हम नागरिकता कैसे सिद्ध करें। आप दादा परदादा के जो है डॉक्यूमेंट्स, अपने जो है जन्म प्रमाण पत्र आप ढूंढने में अपना समय गंवाएंगे। खैर, तो देश का नागरिक कौन होगा? जो इतनी सारे जो है अधिकार रखता हो, देश के भीतर निवास करने वाला व्यक्ति, उसको हम देश का नागरिक बोलेंगे। इतनी बातें क्लियर। अब यहां पर विदेशी कौन होगा? तो ये जो जितने अधिकार हैं, इन अधिकारों को देश के भीतर निवास करने वाला व्यक्ति इन अधिकारों की प्राप्ति नहीं करता है। ठीक है ना? तो ऐसे लिख लेना, जिन व्यक्तियों को ये अधिकार नहीं प्राप्त है, ये अधिकार नहीं प्राप्त है, उन व्यक्तियों को विदेशी नागरिक कहेंगे। अब इतनी बातें क्लियर, यहां तक किसी प्रकार का दुख दर्द तो नहीं ना? चलें आगे। अब एक चीज समझना, अनुच्छेद 15 थोड़ा सा डिफाइन करें, नहीं तो मास्टर बोलेंगे कि ऐसे ही निकल गया। अनुच्छेद 15 क्या है? अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी भारतीय नागरिक के साथ, एकदम ध्यान सुनिएगा, इसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है, किसी भी भारतीय नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान एवं वंश के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। चूंकि समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। तो अनुच्छेद 15 क्या कहता है? किसी भी भारतीय नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान इत्यादि के आधार पर जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान एवं वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता की बात करता है ना? सार्वजनिक नौकरियों में अवसर की समानता, और यहां पर भी वही चीजें, किसी भी भारतीय नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान, वंश इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 19 है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। जब हम मौलिक अधिकार पढ़ाएंगे तब उसमें पढ़ाएंगे। इसमें संघ बनाने की स्वतंत्रता, इसमें निवास करने की स्वतंत्रता, इसमें सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, इसमें व्यापार एवं वाणिज्य करने की स्वतंत्रता, ये सब आपके राइट्स हैं। ठीक है ना?
अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 ये अल्पसंख्यकों के शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 29, यहां पर अनुच्छेद जो 29 है अल्पसंख्यकों की शिक्षा एवं संस्कृति, और अनुच्छेद जो 30 है यह अल्पसंख्यकों के उनके मनपसंद के शिक्षण संस्थान को स्थापित करने का अधिकार देता है। तो ये अल्पसंख्यक जो भारतीय अल्पसंख्यक हैं, मतलब कि इंडियंस जो अल्पसंख्यक हैं, तो ये टोटल हम बता सकते हैं कि भाई हमारे देश के नागरिक कौन होंगे और विदेशी कौन होगा। इतनी बातें क्लियर, यहां तक किसी प्रकार की समस्या नहीं ना। अब एक काम करना, जरा नेक्स्ट पेज कर लीजिए। और हमने बताया कि संविधान, हमारा जो प्यारा सा ये संविधान है, इस प्यारे से संविधान के भीतर हमने देखा कि अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान किया गया है। ठीक है ना, नागरिकता से संबंधित प्रावधान। तो एक काम करते हैं, हम लोग एक कीवर्ड बना लेते हैं और उसके बाद डिटेल से पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, क्या बना लेते हैं? कीवर्ड। और कीवर्ड मतलब कि आपको रिवीजन करना है तो आपको केवल वही सेगमेंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, यहां पर लिखना जरा, संविधान में नागरिकता। अब केवल इसको एक पेज पर लिखिएगा, रिवीजन करते समय, एग्जाम देते समय जाकर यही देख करके जाइएगा। अब यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहां से हम लोग कई चीजें पढ़ेंगे। एक तो अनुच्छेद, जितना भाई अनुच्छेद है, अनुच्छेद 5, हालांकि अभी मैं कीवर्ड बता रहा हूं, इसके बाद हम लोग डिटेल से करेंगे अनुच्छेद 5 को लेकर के, एकदम पूरा डिटेल से करेंगे। अभी केवल मैं कीवर्ड बता रहा हूं, अनुच्छेद 5, फिर उसके बाद, फिर इसके बाद जो है अनुच्छेद 6, फिर इसके बाद जो है अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 7, फिर इसके बाद जो है अनुच्छेद 8, फिर इसके बाद जो है अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 9, फिर इसके बाद अनुच्छेद 10। इतनी बातें क्लियर, यहां तक किसी समस्या? एक और अनुच्छेद लिख लीजिए, टोटल 11 आपके हो जाएंगे। ठीक है ना, यहां पर लिख लीजिए अनुच्छेद 11। ठीक है, यहां पर लिख लीजिए अनुच्छेद 11। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं कहूं कि साहब ये जो अनुच्छेद 5 है ये क्या बोलता है, कीवर्ड इसमें क्या याद रखना है, संविधान के लागू होने के समय नागरिकता का प्रावधान करता है। क्या? संविधान के लागू होने के समय, नागरिकता का प्रावधान करता है। अब इसके आगे मैं कुछ नहीं बताऊंगा, इसमें तमाम सारी चीजें हैं। ये अधिवास के आधार पर नागरिकता की बात करता है। ये कहता है कि जब देश का संविधान का प्रारंभ हुआ, हमारे देश के संविधान का प्रारंभ हुआ, उतने समय जो व्यक्ति अधिवास कर रहा था, मतलब कि भारत में निवास कर रहा था, वो देश का नागरिक समझा जाएगा यदि 3 शर्तों को पूरा कर रहा है। कौन कौन सी शर्तें, एक बार बता देता हूं। ठीक है ना, एक तो वह भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, दूसरा उसके माता पिता में से कोई एक भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, और तीसरा कि संविधान के लागू होने के ठीक पहलवा 5 वर्ष से वो भारत में रह रहा हो। खैर उसको बाद में बताएंगे, अभी केवल आपको कीवर्ड जानना है। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, अभी केवल आपको कीवर्ड जानना है। फिर उसके बाद अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 6 में क्या है? अनुच्छेद 6 में कहता है कि पाकिस्तान से जब देश का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान से कुछ नागरिक भारत आ गए, तो पाकिस्तान से जो भारत आ गए उनके लिए नागरिकता का प्रावधान करता है। लिखना जरा, पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों के लिए नागरिकता का प्रावधान। इतनी बातें क्लियर। अब ये जो अनुच्छेद 7 है, अनुच्छेद 7 में क्या हुआ, देश का विभाजन हुआ तो कुछ लोग यहां के क्या किए कि भारत से पाकिस्तान भाग गए, और जब भारत से पाकिस्तान गए तो उनको समझ में आया यार यहां ठीक नहीं है, हमको फिर कहां ससुराल चलना चाहिए, इंडिया अपने चलना चाहिए।
तो मतलब कि एक ऐसे व्यक्ति जो भारत से कहां चले गए, पाकिस्तान, और फिर जो है वहां पर एहसास हुआ कि एक खूंखार देश है, फिर वहां से चले आए कहां, भारत चले आए, उन्हीं के लिए नागरिकता। अनुच्छेद 7 लिखिए जरा। ऐसे व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान चले गए और पुनः पाकिस्तान से भारत आए, उनके लिए नागरिकता का प्रावधान। अनुच्छेद 7 तक हुआ। अब फिर अनुच्छेद 8 जब देश के संविधान को लागू किया गया, प्रारंभ किया गया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, मतलब प्रारंभ किया गया था। इतने समय वे व्यक्ति जो भारत के नागरिक नहीं है लेकिन भारतीय मूल के हैं, मतलब वो ससुरा विदेश में चले गए, उनके दादा परदादा नाना नानी जो भी हैं सब विदेश में चले गए हैं, वो भारतीय मूल के, लेकिन रह रहे हैं कहां पर, विदेशों में रह रहे हैं, मतलब कि वो भारतीय मूल के हैं लेकिन वर्तमान में उनकी नागरिकता किसी देश से देश की है, तो उन्हीं के व्यक्तियों या उनके बच्चों के लिए नागरिकता। तो यहां पर लिखना जरा, विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता। ठीक है ना, मतलब कि जो भारत विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के लोग हैं, अब उन भारतीय मूल के लोग या उनके बच्चे अगर नागरिकता भारत की लेना चाहें तो वो उनके लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ठीक है ना, इतनी बातें क्लियर। अब आइए जरा हम लोग अनुच्छेद 9 पे जाते हैं। अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि भारत में नागरिकता का जो स्वरूप है वो एकल नागरिकता का स्वरूप है, दोहरी नागरिकता का स्वरूप नहीं है। मतलब कि केवल वी आर इंडियन सिटीजन्स, हम केवल भारतीय नागरिक हैं, हम ना तो उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं ना तो बिहार के नागरिक। बिहारी कोई नागरिकता नहीं है, बिहारी एक प्रकार का संबोधन, एक प्रकार का विश्लेषण है कि बिहार के निवासियों को बिहारी कहा जाता है ना। अब तो कुछ लोग भैया भी कहने लगे हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को। तो अनुच्छेद 9 नागरिकता का स्वरूप, एक कैसा होगा, एकल नागरिकता का होगा। इतनी बातें क्लियर। अनुच्छेद 10 में क्या कहा गया है कि संसद नागरिकता से संबंधित जो भी विधि बनाएगी, एकदम ध्यान सुनिए, संसद नागरिकता से संबंधित जो भी विधि बनाएगी उसी के आधार पर नागरिकता बनी रहेगी। लिखना जरा, संसद नागरिकता से संबंधित जो भी विधि बनाएगी उसी के आधार पर नागरिकता बनी रहेगी। इतनी बातें क्लियर। अब लास्ट में जो आपका अनुच्छेद 11 है उसको लिखना जरा, यहां पर नागरिकता की प्राप्ति और नागरिकता की समाप्ति से संबंधित विधि बनाने का अधिकार संसद का होगा। इतनी बातें क्लियर। अभी समझना जरा, हमने आपको एक जगह सारे सेगमेंट रख दिए हैं, सारे अनुच्छेदों को रख दिया है। अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक क्या बातें कही गई हैं, लेकिन
अभी ये पूरा फुल डिटेल से चलेगा। आपका सिविल का क्लास है, मैं बार बार कहता हूं कि मैं कुछ फैक्ट बताऊं उसको आपको प्री के डायमेंशन से, और हो सकता है कि मेंस के डायमेंशन से आपको जो है संविधान में निहित नागरिकता के प्रोविजन को लेकर के क्वेश्चन पूछ ले, तब आपको डिटेलिंग चाहिए। तो यहां तो आपका प्री का काम हो जाएगा, लेकिन मेंस का क्या? मास्टर तो बोला है कि मेंस और प्री दोनों पढ़ा रहे हैं। तो इसके लिए जब हम लोग पढ़ाएंगे नागरिकता का अनुच्छेद 5, है ना, तो उसको पूरा फुल डिटेल से। तो अभी के लिए ए अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक ए प्री के डायमेंशन से है, इसको आप जो है नोट कर लें, ए प्री के डायमेंशन से, ठीक ना, इंपॉर्टेंट है। अब अनुच्छेद 5 संविधान के लागू होने के समय नागरिकता, अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता, अनुच्छेद 7 ऐसे व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान गए और फिर पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन किए, ऐसे लोगों के लिए नागरिकता, और अनुच्छेद 8 ए विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के लोगों के लिए नागरिकता, अनुच्छेद 9 नागरिकता का स्वरूप जो होगा वो एकल नागरिकता का होगा। इन द सेंस ए है कि अगर किसी व्यक्ति ने दूसरे देश की नागरिकता ली तो भारतीय नागरिकता उसकी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। फिर अनुच्छेद 10 क्या है कि संसद नागरिकता से संबंधित जो भी विधि बनाएगी उसी के आधार पर नागरिकता बनी रहेगी। और अनुच्छेद 11 क्या है कि नागरिकता की प्राप्ति और नागरिकता की समाप्ति से संबंधित जो भी विधि बनाई जाएगी वो संसद के द्वारा बनाई जाएगी, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ज्यादा हो जाएगा क्योंकि अभी डिटेलिंग करेंगे बहुत टाइम हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार थोड़ा सा आपको रिवीजन में करा दूं कि पहला हमने बताया कि भाई ये सब सारे सेगमेंट हमने बताए पूरा, है ना, किस भाग में है, किस अनुच्छेदों में है, स्वरूप क्या है, अधिकार किसका है कि इस पर आधारित कानून बनाने का, नागरिकता अधिनियम 1955 इत्यादि। उसके बाद जो है यहां पर कोई स्थायी उपबंध नहीं, ये सब सारा चीज बताया, और फिर बताया कि क्या क्या सारी चीजें जो है पढ़ानी है। फिर यहां पर हमने बताया कि नागरिक कौन है, देश में नागरिक कौन है, जो सिविल और राजनीतिक अधिकार रखते हो, जो पासपोर्ट भारतीय रखते हो, जो संवैधानिक पदों पर नियुक्त होने की योग्यता रखते हो, जो चुनावी प्रक्रिया में भाग ले सके और मतदान का अधिकार रखते हो, जो सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हो, और जो भारतीय भूभाग को परचेज कर सकते हो, ठीक है ना। और इसके अलावा जिन व्यक्तियों को संविधान का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 प्राप्त हो, ऐसे नागरिकों को, ऐसे देश के जो है लोगों को हम क्या कहेंगे? देश का नागरिक। और जिनको यह अधिकार नहीं मिल पाता है उनको क्या कहेंगे? विदेशी कहेंगे, है ना। तो इसके बाद हम लोग चलेंगे आगे, और यहां पर हमने सारा अनुच्छेद आपको बताया। तो कल मिलते हैं और एक एक अनुच्छेदों को पूरा डिटेल से। आपने मुझे सुना उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया, थैंक यू।